आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अब नहीं होगा जेल, बजट में बदल दिए गए हैं ये नियम। राजस्थान को केंद्र के बजट में क्या मिला? अब एनआरआई सीधे खरीद सकेंगे भारतीय स्टॉक। देश के विकास को गति देने वाला बजट, पीएम मोदी ने बजट को लेकर क्या क्या कहा? दमन, क्रूरता और मानवाधिकार हनन का इतिहास जग जाहिर। बांग्लादेश पर गिरी गाज। भारत के बजट से किन किन देशों को होता है फायदा? लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही की थी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। 3 दिन में 1.5 लाख सस्ती हुई चांदी, सोने का बुरा हाल। सैफ अली बग्गा ने युजवेंद्र चहल के साथ उनका एआई सृजित पोस्टर बनाने की आलोचना की। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा आयकर में छूट की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। खासकर टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान करना, मुकदमेबाजी कम करना और बेवजह जुर्माना और जेल की सजा से बचाना है। खासकर ऐसे मामलों में जहां गलती जानबूझकर नहीं बल्कि नियमों की जटिलता, तकनीकी चूक या जानकारी की कमी के कारण हुई हो। दरअसल बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि एनआरआई के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पहले एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचते समय टीडीएस काटने और जमा करने के लिए एक खास नंबर टैन लेना पड़ता था। इससे लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब बजट में इसे बेहद सरल बना दिया है। अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीय खरीदार ही टीडीएस काटेंगे और उसे अपने पैन वाले चालान के जरिए जमा कर देंगे। इससे एनआरआई को टैन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र बजट में राजस्थान को केंद्रीय टैक्स से हिस्सेदारी के तौर पर 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। राजस्थान को इस बार केंद्र टैक्स से पिछले बजट की तुलना में 6,505.40 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। पिछले साल के बजट में केंद्र टैक्स में हिस्सेदारी के तौर पर राजस्थान को 84,487.83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो बाद में रिवाइज होकर 83,940.45 करोड़ रुपए हो गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में राज्यवार दिए गए हिस्सों में इसका ब्यौरा दिया है। राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में इस बार राज्यवार प्रतिशत के हिसाब से कटौती देखने को मिली है। पिछले बजट में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026% थी, जो इस बार घटकर 5.926% हो गई है। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार रविवार के दिन लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में केंद्रीय मंत्री ने नॉन रेसिडेंट इंडियंस और दूसरे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय लिस्टेड कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा को दोगुना करने का ऐलान किया है। अब तक ऐसा होता था कि एक अकेला एनआरआई किसी कंपनी के पेड अप कैपिटल का 5 से 10% तक मालिक हो सकता था। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, उसके तहत इस लिमिट को बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी एनआरआई के लिए कुल लिमिट बढ़ाकर 24% करने का ऐलान किया गया। केंद्र बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई रिफॉर्म एक्सप्रेस आज के बजट में महत्वपूर्ण रूप से दिखी है। मेरा मानना है कि आज का बजट सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए एक मजबूत केस पेश किया है। मैं बहुत खुश हूं और जो पैकेज घोषित और स्थापित किया गया है वह सच में शानदार है। पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए जो किया गया है, एक्सप्रेस हाईवे, बौद्ध सर्किट और अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। एक मंत्री के तौर पर मैं बहुत खुश हूं। इससे भी ज्यादा एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं इस बजट को लेकर बहुत उत्साहित हूं। नॉर्थ ईस्ट के लिए कई घोषणाएं की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कनेक्टिविटी, बौद्ध सर्किट तक और हर मामलों में यह पूरे भारत के लिए किया गया है। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत में 12 अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा बलों, कानूनी परिवर्तन एजेंसियां और नागरिकों पर हमला करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में 92 उग्रवादियों की मौत हो गई। भारत ने रविवार को बलूचिस्तान में शांति भंग करने में कथित भारतीय भूमिका को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की पुरानी रणनीति है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम पाकिस्तान की ओर से लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। यह उसकी अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की सदाबहार रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता राशि में बड़े बदलाव किए हैं। बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता आधी कर दी गई है। वहीं ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई भी पैसा आवंटित नहीं हुआ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत और बांग्लादेश के द्वीपक्षीय संबंधों में कुछ खटास आई है। वही कुल देशों को सहायता का खर्च पिछले साल के मुकाबले बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह पिछले साल के संशोधित अनुमानों से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि में भारी कटौती की है। पिछले साल के बजट अनुमानों में जहां बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं 2026-27 के लिए यह रकम घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश के साथ भारत के द्वीपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव देखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र बजट पेश किया है। भारत का बजट अपनी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव को आकार देने में भी एक बड़ा भूमिका निभाता है। हर साल विदेश मंत्रालय के तहत किए गए आवंटन यह बताते हैं कि भारत किन देशों को विकास सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता और मानवीय सहायता के लिए प्राथमिकता देता है। आइए जानते हैं कि भारत के बजट से किन किन देशों को फायदा होता है। पिछले बजट में सरकार ने अपनी पड़ोसी पहले नीति को काफी मजबूत किया। इससे कुल विदेशी सहायता में वृद्धि हुई। विदेश मंत्रालय के कुल 20,516 करोड़ के आवंटन में से लगभग 5,483 करोड़ विदेशी देशों को सहायता देने के लिए रखे गए थे। मालदीव को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करके 600 करोड़ कर दिया गया है। यह पहले के स्तर से काफी ज्यादा थी। इसी के साथ श्रीलंका के लिए सहायता को बढ़ाकर 300 करोड़ कर दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट से उभर रहा है। बांग्लादेश को 120 करोड़ मिले और अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता 200 करोड़ से घटकर 100 करोड़ कर दी गई। भारत ने अपना जुड़ाव मानवीय सहायता तक सीमित कर दिया है। इसी के साथ भारत ने दक्षिण एशिया से भी परे अपने पहुंच का विस्तार किया है। अफ्रीकी देशों को कुल मिलाकर 225 करोड़ मिले। यूरेशिया और लैटिन अमेरिका के लिए कुल 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वही लैटिन अमेरिका को पहले के प्रावधानों में अलग 60 करोड़ रुपए मिले थे। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के आरोप में हिरासत में लिए गए 5 लोग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं। पुणे पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है। बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और कुछ अन्य लोगों के नाम के साथ एक फेसबुक पोस्ट भी साझा की गई थी, जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी का दावा किया गया था, लेकिन पोस्ट के बारे में मुंबई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। शुभम लोनकर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांछित हैं। इन 5 से फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। गिरावट, गिरावट और गिरावट। बीते 3 दिन से सोना चांदी की कीमतों के क्रैश होने का सिलसिला जारी है। इन 3 कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है, तो दूसरी ओर सोना का भाव भी संभल नहीं पा रहा है और हर रोज भड़भड़ाकर टूट रहा है। रविवार को बजट वाले दिन पर भी खुलते ही सिल्वर प्राइस 27,000 रुपए का गोता लगा गया, जबकि गोल्ड रेट में भी करीब 9% की गिरावट आई है और यह 13,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। बिग बॉस 13 के स्टार शेफाली बग्गा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ उनका एआई सृजित पोस्टर बनाने वाले ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा तथा ऐसे कृत्यों को घिनौना एवं शर्मनाक बताया। बग्गा ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्टर अपलोड किया, जिसमें वो क्रिकेटर, उनकी पूर्व पत्नी और नृत्यंगना धनश्री वर्मा एवं रेडियो जॉकी आरजे मावेश के साथ नजर आ रही है। मावेश का नाम भी पहले क्रिकेटर के साथ जोड़ा गया था। बग्गा ने लिखा, यह बेहद घिनौना है। जिस तरह से ये ट्रोल लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं वो बहुत शर्मनाक है। अपनी जिंदगी जियो, यह हमारी मानसिकता का सटीक उदाहरण है। पिछले महीने बग्गा और चहल को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मान लिया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। चहल की पहले वर्मा से शादी हुई थी। दोनों ने 2020 में शादी कर ली थी, लेकिन 2025 में उनका तलाक हो गया। बग्गा को 2019 में रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लेने के बाद सफलता मिली।